नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के बोलते शब्द स्पेशल स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत पर उनकी खुद की किताब के ज़रिए हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने तकरीबन, अगर मैं सही कहूँ तो 5 दशकों से जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो पूरा का पूरा जनता के हित में काम करने का और जनता के हित में कानून कैसे बनाए जा सकते हैं, जनता के बीच में रह के कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसकी एक बहुत लंबी लकीर भारतीय लोकतंत्र में खींची है। हमारे साथ मौजूद हैं अरुणा राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनकी अभी किताब, एक बहुत अहम किताब आई है, एक ऐसे स्लोगन के साथ आई है जिसके साथ अरुणा जी मैंने अपनी पूरी जवानी के दिन गुजारे हैं और ये समझने में बहुत समय लगा कि ये कैसे नारा हो सकता है, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। तो ये किताब है जो हापर एंड कॉलिंस से आई है और किताब में अरुणा जी ने जो अपने मेमोयर्स लिखे हैं, यानी अपनी जो यात्रा है, यात्रा के कुछ पल जो हमारे साथ शेयर किए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस किताब के लिए आपको हार्दिक बधाई। कब आपने अरुणा जी सोचा कि ये जो पर्सनल आपका है, ये जो पॉलिटिकल आपका है, इसे आप पब्लिक डोमेन में डालें? विचित्र तरीके से किताब का जन्म हुआ। मेरे पास कार्तिका आई जो हापर की उस समय कमिश्निंग चीफ एडिटर थी। उन्होंने कहा आप अपने ज़िंदगी की सफ़र के बारे में कुछ लिखिए पॉलिटिकली। तो टाइटल ढूंढते समय मुझे एकदम से पूछा गया कि टाइटल क्या दें। तो क्योंकि मैं महिला हूँ और मेरे स्लोगन्स तो आप जानती हैं, आप भी ज़िंदगी जी हैं उसके साथ, तो मैंने कहा पर्सनल इज़ पॉलिटिकल ठीक है, क्योंकि सामूहिक काम की भी जिक्र होगी और कुछ कुछ मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी होगी। तो पॉलिटिकल मेरा सामूहिक जीवन है और पर्सनल तो मेरा पर्सनल जीवन है। तो पर्सनल इज़ पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट की जीवन के बारे में एक खूबसूरत तरीके से उनको एक परिभाषित करता है, तो वो स्वीकार किए। तो वैसे ही टाइटल का जन्म हुआ। जब मैं कहती हूँ पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, तो पर्सनल तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, और आई और वी के बीच में शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए आरटीआई स्टोरी पहले निकली और उसके बाद ही मैं पर्सनल इज़ पॉलिटिकल में आप बढ़ी। हाँ जी। एक चीज़ जो बहुत अहम है इसमें, जो गोपाल गांधी ने भी जिसका जिक्र किया है, पीछे पेरुमल मुरुगन ने भी इसका जिक्र किया है और तमाम और लोगों ने भी जो इसमें किरदार के तौर पर भी मौजूद हैं, कि इसमें वी की कहानी भी बहुत ज़्यादा है। आई एज अरुणा राय तो है ही, लेकिन जो सामूहिकता है और अक्सर मेमोयर्स में वो गायब रहता है। तो ये कैसे आप, बड़ा मुश्किल सफ़र रहा होगा? नहीं, जो एक्टिविस्ट हैं हमारे लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक समूह में शामिल हो जाता है। कई बार हम लोग इसके लिए भी दोषी ठहराए जाते हैं कि हम हर समय हम कहते हैं, और हम में शायद मेरा एक अकेला सोच है तो भी मैं कहती हूँ कि हम करते हैं, हमारा है, तो हम ही हमारे ज़बान में निकलता है। मैं बहुत मुश्किल से निकलता है, और निकलता है तो शर्मिंदा हो जाते हैं हम लोग कि मैं कैसे कह दिया मैंने, जब मैं नहीं हूँ, ये हम है। रास्ता इतना कठिन नहीं था, क्योंकि सोच एक डिब्बे में बंद नहीं होता है। ये चीज़ स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि सोच फैलता है, सोच घूमता है। तो मैंने पहले लिखा था कि ये दो अरुणा की कहानी है जो एक दूसरे से हर समय बात करते रहते हैं, जिनके बिल्कुल चर्चा नहीं हो तो काम भी ना हो और आगे कोई बात भी ना हो। तो एक अरुणा दूसरे अरुणा से बात करती रहती है, और वो एक छिपी हुई है जो बोलती ज़्यादा नहीं है, लोगों को दिखती नहीं है, मगर वो जिंदा रहती है हर समय। ये सचेत कराने के लिए कि चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, ये भी कहने के लिए कि तुम ठीक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये भी के लिए कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने सोचा है क्या इसके बारे में, तुम अपने बाहर की दुनिया में तो बहुत साफ़ सुथरा काला सफ़ेद छानबीन करके बोल रही हो, मगर उसके बीच में जो ग्रे एरिया होता है उसके बारे में तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारे भी कुछ डामाडोल स्थितियाँ हैं, वो कहाँ गए, ये सारी चीज़ों को कैसे बाहर निकालें। तो इसमें मेरी एक दोस्त अब जिंदा नहीं है, डॉक्टर एस आनंद लक्ष्मी, उन्होंने मुझे बहुत सशक्त किया, कहा कि भैया ये जो एरिया जो ग्रे होते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा सच्चाई निकलती है। तो उस सच्चाई को लोगों के सामने रखे तो हम मनुष्य दिखेंगे, नहीं तो ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल हर समय साफ़ सुथरा सोच होता है, हम छानबीन करके चले जाते हैं, हमारे तो
तो लोग कहते हैं कि आप जैसे हम क्या बने, तो हम सभी बहुत साधारण लोग हैं। वो साधारणता नहीं आता है जब तक वो ग्रे नहीं आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसने कहा लिखने में कोई तुम्हें झिझक नहीं होनी चाहिए। और पॉलिटिकली कुलदीप नैयर ने बहुत बार कहा है, वो बहुत फेमस जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी थे, आरटीआई में बहुत मदद भी किया था उन्होंने। तो कुलदीप जी कहते थे कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में घृणा, नफरत और दोस्ती के बीच में वो कहते थे कि काला सफ़ेद भी ज़िंदगी नहीं चलता है, ज़िंदगी तो ग्रे में ही चलता है, भले हम काला सफ़ेद में उसको परिभाषित करके बात करें। तो ये किताब उस ग्रे एरिया के बारे में है। इस किताब में कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए लिखना सबसे मुश्किल वाला था, ये बताइए, और क्यों? सभी चैप्टर्स मुश्किल थे और सभी चैप्टर्स आसान भी थे। जगह जगह अटकने की बात मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सबसे एक तरीके से नैतिकता के बारे में जब मैं बात करी, तो नैतिकता को मैं सेल्फ राइचियसनेस में बदलना नहीं चाहती थी कि मैं ही सही हूँ और मेरे अलावा कोई गलत है तो गलत है, क्योंकि नैतिकता में भी कुछ काला सफ़ेद भी है और उसमें भी कई जगह हैं जहाँ हमें समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो वो चीज़ों को सही लिखने में बहुत सोच लगाना पड़ा। जो नैतिकता वाला चैप्टर है, जो कम्युनलिज्म वाला चैप्टर है, और कुछ ऐसे जो चैप्टर्स थे वो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। बिल्कुल अलग अनूठा ढंग का चैप्टर मुझे लगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एक्टिविज्म करके जो आपका चैप्टर है। क्योंकि एक्टिविस्ट को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है ना आजकल, कि कोई हम विचित्र प्राणी हैं, आंदोलनजीवी भले कह दीजिएगा, और कुछ और भी नाम है, कई सारे हमारे लेबल्स लग गए हैं। ये कभी सोचा नहीं जाता कि हम भी बहुत साधारण लोग हैं और साधारण लोग जैसे जीते हैं, जिनके सबके दुख सुख और ग्लानि और चिंता होता है वो हमारा भी है। केवल हम इसमें फ़र्क है कि सभी लोग सोचते होंगे और हम उस पर कुछ करने लग जाते हैं, इसीलिए हम एक्टिविस्ट हो गए, नहीं तो हम थिंकर्स होते। तो एक्टिविस्ट के परिवर्तन में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, मुझे तो अलग दिखते ही नहीं है। वो सब इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कैसे इसको अलग कर सकते हैं? ये सब द पॉलिटिक्स ऑफ चॉइस, द पॉलिटिक्स ऑफ पावर, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं इन चीज़ों में। तो इसलिए मुझे लगा कि एक्टिविस्ट को क्यों ऐसे देखते हो, हम भी इंसान हैं, हम भी बहुत साधारण लोग हैं। मगर इसमें हम शायद फ़र्क है हमारे में कि कोई मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं और उसके पीछा करते हैं, और उसमें और आप तो कानून बनवा के ही छोड़ती हैं। नहीं, वो तो 2 कानून 3 कानून बन गए। अभी राजस्थान में भी कुछ कानून और बन गए थे पिछले 5 साल में। मगर इसमें एक चीज़ जो है, जो आपने जिक्र किया है अभी, वो है कमिटमेंट, और वो एक जिद्दपना भी हो जाता है। उसमें जिद है कि करके रखेंगे, करके छोड़ेंगे, इसके बगैर हटेंगे नहीं। इसमें किसी को ना मारना है ना पीटना है, ना किसी को कम दिखाना है या ज़्यादा दिखाना है, मगर उस न्यायपूर्ण व्यवस्था को लाने के लिए करके रहेंगे। जब एक इंसान को आप देखते हैं गरीबी में, बेचारी में, लाचारी में, दर्द में, दुख में, आप हर बार हर दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो मन कहता है कि सही नहीं है, मन कहता है कि ऐसा दुनिया रचना नहीं चाहिए, और मन बैठने नहीं देता है। मन कहता है चलो अब तुम तो उनसे ठीक हो। कहते हैं अरे यार मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे दर्द है। अरे क्या दर्द है, उसको देखो तो सही, वो कैसी है वो औरत, तो तुम्हारी जैसी है, जिसके लिए ना पेंशन है, ना घर है, ना काम है, तो तुम तो फिर भी ठीक हो, तो उसके लिए तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारे सवाल ही नहीं है। तो वो जो सेल्फ जस्टिफिकेशन होता है ना, कभी कभी वो कमज़ोर हो जाता है कि हम काम ना क्यों ना करें। तो ये बहुत, और यही चीज़ आपको 78 साल की आप हैं, अभी तक आपको ये आगे बढ़ने पर लगातार, क्योंकि बड़ी हैरानी होती है देखकर कि इतनी आपकी जो सक्रियता है, अभी भी जो सक्रियता बनी हुई है, तो कभी थकती नहीं आप? बिल्कुल थकती हूँ, थकान भी होता है और उम्र का असर भी होता है, मगर संघर्ष नहीं जाता है मेरे, वो संघर्ष का गुण नहीं जाता है। मैं जब मैं गांव में जाती हूँ और गांव के लोगों के बीच में बैठती हूँ, इसीलिए किताब में कहानियाँ खूब हैं, क्योंकि हम लोग गांव में लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं तो कहानी बताते हैं,
या उनके मान्यताओं को जिक्र करते हैं। जैसे नरेगा के लिए जब मैं गांव में गई और पहले मेरे बोली, तो मैं ये नहीं कही कि एक बहुत बड़ा कानूनी है, राइट टू वर्क है, तो लोग नहीं समझते। हमने कहा, मैं ये कहती थी कि आप अपने घर में, हमारे घरों में हम लोग कुछ भी पुण्य का काम करना चाहते हैं तो लोगों को खिलाते हैं, 10 को खिलाते हैं, 20 को खिलाते हैं, 40 को खिलाते हैं, कभी 1000 को भी खिला देते हैं, वो उसको पुण्य मानते हैं। तो नरेगा जैसे पुण्य का काम कुछ और नहीं है, क्योंकि आप इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो करोड़ों लोग खाएंगे। तो इसके लिए काम करना है आपको सोचना है कि आपके स्वार्थ भी है कि आपको भी मजदूरी मिलेगी, मगर आप पुण्य के लिए भी काम कर रहे हैं, कोई और भी खाएगा आपके साथ। तो वो एकदम उनको जचता है। आम जनता के बीच में हम जाते हैं तो फिर याद आता है कि भाई तिरुवल्लुवर थे या कबीर थे, तुकाराम थे, इन्होंने क्या बड़े बड़े शब्दों में थोड़ा ना बांधा, अपने बात को मुहावरे में, छोटे छोटे कहावतों में ऐसी चीज़ें रखी हैं हमारे सामने कि हम कभी भूल नहीं सकते। तो इसलिए मुझे लगा कि हमें भी सरल भाषा और लोक भाषा को समझने की एक प्रयास तो करनी पड़ेगी। उसकी प्रयास है। अब रीडर्स मुझे बताएंगे कि ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं वापस अपने बुद्धिजीवीपना को बीच बीच में लेके आ गई, या अंग्रेज़ी साहित्य की स्टूडेंट हूँ तो शेक्सपियर को कहीं ले आई, या डिकेंस को कहीं ले आई, या कहीं किसी को कहीं ले आई, या जेन ऑस्टन को ले आई, वो भी लाई। और वो भी एक सहज है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मेरे व्यक्तित्व में तो ये चीज़ें हैं, तो रहेंगी चाहिए भी, और वो बुरा भी नहीं है। जी। आपने सहजता की बात की और जैसा जीवन है उसको डिपिक्ट करने की बात की, लेकिन ये बताइए कि आज की तारीख में और पिछले 10-12 सालों में जो एक्टिविस्ट शब्द है, उससे सत्ता को इतनी परेशानी क्यों होने लगी, जबकि पहले तकरीबन 5-10 सालों में सरकारें एक्टिविस्ट सेक्शन के साथ मिलके काम करने का एक चलन चला था। अब बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, वो एक्टिविस्ट बिल्कुल देशद्रोही जैसे पोर्ट्रे होते हैं। ये बोझ कैसा आपको लगता है, ये जो अचानक बिल्कुल रोल रिवर्सल हो गया है? जैसे पहले तो हमें तो, जब मैं पहले काम ऐसे करने लगी तो कहते थे आपने बहुत त्याग किया, आपने बहुत ये किया, आपने तो ऐसे किया वैसे किया, तो संतों की कैटेगरी में डाल देते थे। हम कहते थे भाई हम संत नहीं हैं, हम साधारण इंसान हैं, तो हम संत नहीं हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम अपने साधारणता से काम कर रहे हैं, हम संत नहीं है। वो एक संघर्ष था पहले कुछ सालों का, 20-1 साल का, कि नहीं मैंने त्याग नहीं किया, मैं रुचि से आई हूँ और मेरा ये मान्यता है, मान्यता को पूरा करने के लिए आई हूँ, मेरा कर्मठता है, मेरी सोच है और मैं खुश हूँ। ये पहले बातें होती थी। बीच में राजनीति ने ये समझ लिया कि एक्टिविस्ट लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत छानबीन के बारीकी से काम भी करते हैं। तो एक एक आंदोलन, आपका शिक्षा आंदोलन, आपका फॉरेस्ट आंदोलन, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन आंदोलन, नरेगा आंदोलन, खाद्य सुरक्षा के आंदोलन में बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत ही गंभीर सोच के लोग और कर्मठता के लोग और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग बैठ के लिखते हैं। तो इसमें कुछ सार होगा। तो समझने लग गए कि हम मेहनत नहीं कर सकते तो ये तो मेहनत करते ही हैं, तो इस मेहनत का फल क्यों ना उठाएं। तो उस मेहनत का फल उठाने के चक्कर में और समझ की बनी एक थोड़ा सा समानता का भावना भी आया, और वो समानता का भावना भी आया, और कुछ लोकतंत्र को भी समझने लग गए कि लोकतंत्र केवल प्रतिनिधि का नहीं होता है, प्रतिनिधित्व का भी नहीं होता है, लोकतंत्र लोक का होता है। तो लोक सोच और लोक भागीदारी और लोक समझ जब तक कानून की व्यवस्था में नहीं जुड़ेगा, तब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा जो सक्रिय रूप से हम क्रियान्वित कर सकते हैं। नहीं तो कानून बन जाता है, क्रियान्वित नहीं होता है। तो इस बीच को समाधान करने के लिए एक सोच आया। फिर जब ये देखने लगे कि जवाबदेही भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि अधिकार केवल नहीं है, अधिकार के साथ जवाबदेही जुड़ा हुआ है। तो जवाबदेही से तो जो भी पावर होता है कतरता है, और वो चाहता है कि हमें इम्यूनिटी मिल जाए, कि हमें नई किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, हमारे कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम तो सब एक तरफ, हम परे। जो अभी राजनीति में हर बार दिखता है, अभी भी दिख रहा है कि सबके लिए एक नीति, मेरे लिए दूसरी नीति। तो उसको जो क्वेश्चन करने लग गया, ये जो पूरा प्रक्रिया था, इससे अकाउंटेबिलिटी मांगा, जवाबदेही मांगा, तब उनको बहुत कष्ट हुआ। और एक तो एम्पलीफाई किया, कोई एक छोटे से गांव में कुछ हो जाता है, वहीं थानेदार जाके मार पीट करके उसको जेल में डाल देता है, तो ख़त्म। मगर वो बात जब कोई
पढ़े लिखे लोग और जिनकी कुछ अस्तित्व है समाज में, वो उसको बोलते हैं और उसको मीडिया और ले जाता है और मीडिया बड़ा कर देता है, तो सरकार खटखड़े में खड़ी हो जाती है। तो अच्छा नहीं लगा। तो एम्पलीफायर्स को पकड़े, जो एम्पलीफायर्स ज़्यादातर एक्टिविस्ट ही होते हैं, उनको पकड़े और उनको जेल में डालने लग गए कि तुम सेडिशस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम एंटी नेशनल हो। कौन से एंटी नेशनल हैं? हम तो एक पैसा इस देश से बाहर नहीं ले जाना चाहते। हम इसके देश की संपत्ति को और इसके जो प्राकृतिक स्रोत है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये एंटी नेशनलिज्म है। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या दलित लोग हैं या बिल्कुल ही निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसको रोक रहे हैं, तो हम एंटी नेशनल हैं। ये तो नेशनलिज्म का सबसे पेट्रियटिज्म का सबसे अच्छा स्वरूप है कि आप जो गिरे हुए लोग हैं उनको खड़ा करना चाहते हैं। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है, इसमें मीडिया की भूमिका हो सकती थी कि वो लोगों को शिक्षा दें कि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये काम इक्वालिटी की ओर बढ़ता है, एक काम करने वालों के लिए कष्ट भी है क्योंकि वो कहीं जाके ऐसे जगह जीते हैं जहाँ बहुत ही मुश्किल में जीते हैं। उस बातों को तो लेके नहीं आए और वो भी उसी लाइन पे आ गए, धार पे। तो मुझे लगा मीडिया ने भी हमें, जो बीच वाले हिस्से में मीडिया ने बहुत मदद किया था। मीडिया मदद नहीं करता तो आरटीआई नहीं बनता, नरेगा नहीं बनता, राइट टू एजुकेशन नहीं बनता। इतना पलटी खा गया वो मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ इसलिए क्यों नहीं बोलता? बोलना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस समय एक्टिविस्ट निशाने पर हैं और मेधा पाटकर, जिन्होंने पूरी उम्र विस्थापन के खिलाफ, नर्मदा को न्याय मिले इस पर बिताई, आज उनके खिलाफ मामला है। हम देखते हैं अरुंधति के खिलाफ यूएपीए का मामला है। तो राइटर से लेकर एक्टिविस्ट, इतने ज़्यादा खौफ क्यों है? आपको क्या लगता है, मतलब क्यों इन लोगों को इस समय 2024 में, और वो भी तब जब ये लोग अपने आंदोलन का एक पीक हासिल कर चुके हैं, अभी ऐसा नहीं कि सीधे सीधे कोई टक्कर में है, इतना क्यों इनको निशाने पर है? दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले सत्ता में बैठने वालों को, अंग्रेजी में कहूँगी, रिवेंज और जस्टिस के बीच में फ़र्क नहीं आता है उनको। जैसे ही कुर्सी पे बैठते तो रिवेंज क्यों लेते हैं? मेरा नाक में दम कर दिया, मेरी आलोचना कर दी, मेरा ये कर दिया, मैं वो कर दिया। आप जब उस सरकारी कुर्सी में बैठते हैं, रिवेंज की कोई जगह नहीं है, आपको जस्टिस करना चाहिए। ये भूल जाते हैं। जैसे कुर्सी में बैठते हैं, रिवेंज के लिए सोचते हैं, रंजिश के लिए सोचते हैं, न्याय के लिए नहीं सोचते। दूसरी बात यह है कि ओपिनियन कुछ भी हो सकता है और हमारे लिए आपने क्या क्या नहीं कह दिया तो हम भी आपको मनहानि में ले जा सकते थे। मुझे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल कह दिया, मुझे तो खान मार्केट इंटेलेक्चुअल कह दिया और मुझे तो क्या क्या नहीं कहा। अब मैं भी मनहानि में ले जा सकती थी। मगर मुझे लगता है कि ठीक है, आपका विचार है, आप रखिए। हमारा विचार है कि हम नहीं है, हम भी कहेंगे। उसको हम पर्सनली नहीं लेते हैं। पब्लिक एक्शन के लिए कई चीज़ें, विचारें होती हैं। किसी ने इंडिविजुअली किसी के लिए नहीं कहा ना, उनके पब्लिक रोल के लिए कहा है। तो पब्लिक रोल के लिए कहने का हक सबका है। और मेधा ने जो कहा, पब्लिक रोल पे कहा, इसका पीछा क्यों करते हो? तो मुझे लगता है पावर के लिए एक ग्रेस होता है, पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पावर के साथ एक माफ़ करने की एक क्षमता भी पैदा होना चाहिए, ताकि निशान आप बनाएं और एक नमूना बने कि पावर का क्या बिहेवियरल पैटर्न क्या होना चाहिए, उसका तो कैसे पेश करना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये बात है। आप आईएएस ऑफिसर रहीं, 7 साल आपने विद इन द सिस्टम काम किया एज अ आईएएस ऑफिसर। आज की तारीख में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उसमें बहुत दूसरे ढंग का एक रंग है। जैसा जुडिशरी को लेकर भी लोग कहते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है या रूल्स की बात है, उसके पक्ष में खड़े होने का तेवर नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग सेवा के लिए आईएएस में जाते थे, सर्विस, इट वाज कॉल्ड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उस पर नीचे एक अंडरलाइन होता था, हम गरीबों के लिए, उत्थान के लिए जा रहे हैं, हम इसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं। भले ही करियर भी था, भले ही पोस्टिंग्स भी थे, पहले सैलरी भी था, पावर भी था, मगर उस पावर का उपयोग करने का दिशा, जैसे मिस्टर शंकरन थे, कई लोग थे, युगांधर थे, कई अनिल बोरडिया थे, कई सारे लोग जो इस पावर की कुर्सी में बैठे, वो सर्विस के लिए पहले सोचे कि शिक्षा कहाँ फैलाया जाए, इसको कैसे किया जाए, ये पावर है तो उसका सदुपयोग कैसे करें। उन्होंने अपने के लिए नहीं सोचा। वो सोच बदल गया है एक तो।
कि सर्विस के लिए नहीं आते हैं, अब केवल पावर के लिए आते हैं। और केवल इस वाला पावर भी नहीं है कि आप पावर से किसी को फ़ायदा दें, मनी एंड फिजिकल पावर भी आ गया है। इससे कहाँ पोस्टिंग होगी, इससे कहाँ मेरे तनी नंबर 2 के पैसे भी आते होंगे, तो कहाँ से आएगा, ये निर्णय लूँगा तो मुझे कहाँ से कितने मेरे बच्चे कहाँ जाके हार्वर्ड या येल में कहीं प्रिंसटन में पढ़ लेंगे, ये भी आता है। तो ये जो बार्गेनिंग हो गई है वो सौदाबाजी मनी के साथ हो गया है। तो सर्विस से वी हैव शिफ्टेड टू व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ दिस पोजीशन विच विल बेनिफिट मी, नॉट द नेशन। एंड थर्ड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड इशू कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सीरियसली एलिजेंस करके आते थे। हमें मालूम था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही काम कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजेंस नहीं होगा तो हमारा काम बिल्कुल बेकार है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो ही समझ नहीं है। तो मुझे लगता है आजकल, और ये जो आई एम शॉक्ड कि सोशल मीडिया में कोई फर्स्ट पोजीशन आ जाता है, सेकंड पोजीशन आ जाता है, उनको जैसे कोई फिल्म स्टार है वैसे दिखा रहे हैं। हमारे कितने लोग फर्स्ट पोजीशन लिए, कितने लोग सेकंड पोजीशंस लिए, कितने अच्छे नंबर आए, कितने बड़े बड़े काम करके गए हैं। किसी का इस मीडिया में इस तरीके का बिल्डअप नहीं हुआ। तो हम यदि फिल्म स्टार्स के जैसे और बाकी धंधे के जैसे उस रास्ते चले जाएंगे तो हम किस लिए उस सर्विस में जाते हैं, किस लिए काम करने जाते हैं। हमारे ऊपर कितने लाख लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग निर्भर हैं कि न्याय मिले, उसको तो भूल गए। हम तो ग्लैमर के लिए सोचने लग गए, तो बहुत बुरा हाल होगा। लास्ट एंड फाइनल तो डर बैठ गया है। आजकल तो ना करना ही उनके लिए नामंजूर है, तो ना करना तो पड़ेगा ना। उसकी भूमिका ब्यूरोक्रेसी का यही है ना कि जो लेजिस्लेचर करती है वो कानून के हिसाब से करती है या नहीं करती है, उसकी निगरानी रखना ही काम है ना। तो मना तो करना ही पड़ेगा ना। अरुणा जी, इसमें जो आखिरी चैप्टर है नो फुल स्टॉप्स, ये दरअसल मेरे लिए आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि मैं इतने सालों से आपको देख रही हूँ पत्रकारिता में। जब से मैं सक्रिय हुई तकरीबन 20 साल हो गया होगा आपको मुझे देखते हुए अलग अलग मोर्चों पे। तो ये जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो चैप्टर है और इसकी बहुत पोएटिक शुरुआत है, ये आप हमारे लिए पढ़ें। No full stops, the end is the beginning. Where are we now? Pushed, stumbling with chains on our ankles, eyes glazed, bewildered and myopic. Take me back to the times when there was no killing. When were those times? Take me back to my mother's lap, shield me from fear. Close my helpless eyes, watching innocents raped and beaten. Fingers and ears, stop the cries of pain. Stop the frenzy of images, from evil thoughts that become huge forms of darkness, nightmares and fear to crawl into the skin, blotches an inch, the ugliness of illogic and insanity, threatening drawing lines, pain playing hopscotch with age. Take me forward, fast forward, to leapfrog over ugly power, heal a torn humanity, break it into its many parts, a chimera that visited my nightmares. Reasons wounded and impaled on the spikes of mindless proclamations, force humility on power. Help me say a search for hope in my mind and in my reason. Help me see the beauty of the rising sun, the bird in flight, the song that wraps the mind, a journey, a flight through space. Thoughts joggle. There are no full stops. Looking, groping persistently, every moment for reason to explain and reassure. मैं लाओत्से को कोट करती हूँ। लाओत्से ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है। जब मैं निराश होती हूँ तो मैं उसको याद करती हूँ। वो कहते हैं, What the caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. मौत में जीवन है और घृणा में, नफरत में प्यार है, और उसको छानबीन के निकालना हमारा काम है।